लचर लचर डोली झूमे रे कहरवा, लचर लचर डोली झूमे रे कहरवा। कि मैया मोरी डोली में सवार रे मैया, झूमत झूमत मैया चलली पिहरवा से। रखा रूप साम तेरे लई में हानिया, रखा रूप साम तेरे लई में हानिया। जदोदा परदेस गयो, जदोदा परदेस गयो। मारा राम रे पानी रो बरसात, मारा राम रे आवे आवे जाऊं थारी बाट रे, आवे आवे जाऊं थारी बाट रे। पानी रो बरसात मारा राम रे। कर जाजो दखन जाजो, जाजो दरिया पार। कर जाजो दखन जाजो, जाजो दरिया पार। एवा मोती हरद मेरे जाजो लावजो, है तमे लावजो जीनी हेर जीना मारू जी ओ, है जीना जीना मारू जी। আমার অনেক সাধের পরানো বোধ আর না ছাড়িব তোরে। আমার অনেক সাধের পরানো বোধ আর না ছাড়িব তোরে। 7 सुरों में बंधी होती है संगीत की कहानी। इन्हीं 7 सुरों के जोड़ तोड़ से पूरा संगीत शास्त्र तैयार हो जाता है। कभी कभी संगीत के ये सुर पूरी जिंदगी का सबब बन जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है प्रेमजीत कौर। संगीत से अपने प्रेम के लिए जिंदगी के हर मोर्चे को उन्होंने प्रेम से जीत लिया और खुद बन गई संगीत का गुरुकुल। प्रेमजीत की जिंदगी का पूरा चिट्ठा एक कोड वर्ड में बंद है, संगीत। पूरा जीवन एक खुली किताब है। प्रेमजीत कौर माने संगीत, संगीत माने प्रेमजीत। शौक भी यही, मकसद भी यही। प्रेमजीत और उनका रियाज, प्रेमजीत और उनका क्लास, एक तरफ गुरु दूसरी तरफ शिष्य। 7 सुरों की छोटी सी कहानी है म्यूजिक मैम प्रेमजीत कौर की। रामपुर ग्वालियर सहसवान घराने की वरिष्ठ गायिका, बेस्ट टीचर के रूप में नेशनल अवार्ड से सम्मानित प्रेमजीत कौर आज भी संगीत के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। एक ऐसे दौर में जब लड़कियों के लिए संगीत सीखना, उसे कैरियर बनाना लगभग नामुमकिन था, ऐसे समय में प्रेमजीत कौर ने कैसे संगीत की अपनी लौ को जिंदा रखा, आज यही कहानी शेयर करने के लिए हमने उन्हें मन के मौसम यूट्यूब चैनल में आमंत्रित किया है। तो बहुत स्वागत है प्रेमजीत जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं आपके बचपन की। शुरू से संगीत आपको खींचता था और आप कुछ न कुछ गुनगुनाती गाती रहती थी, तो कुछ उन दिनों की यादें बांटे हमारे साथ। मैं जहाँ रहती थी वहाँ मेरे पड़ोस में एक आंटी थी, बंगाली थी वो। उनके यहाँ पर दुर्गा पूजा में जो ड्रामा वगैरह होते थे उसकी रिहर्सल चला करती थी, तो सारे उनके घर में ही प्रैक्टिस होती थी और मैं बाहर से सुनती रहती थी। जैसे कोई डांस ड्रामा होता था, श्यामा एक होता था, एक चित्रांगदा उन्होंने किया था डांस ड्रामा, तो उसके गीत वो प्रैक्टिस करते थे, तो मुझे वो याद हो जाते थे रोज रोज सुन के बाहर से। तो मैं कभी गुनगुना रही थी तो मेरी काकी माँ ने, उनका नाम खैला था, तो खैला काकी माँ ने
सुना तो मुझे बुला के पूछा कि तुम्हें आता है, तो मैंने सुना दिया। फिर वो सबको सुनाती थी रिहर्सल में, जो भी आता था कि ये पंजाबी लड़की है, बंगला गाने गाती है, सुनो। उसके बाद से उन्होंने ही मुझे ले जाके म्यूजिक स्कूल में, मेरी माँ की फ्रेंड भी थी ना, पड़ोस में थे वो, तो उन्होंने जाके म्यूजिक स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। वहां से मैंने फिर सीखना शुरू किया और फिर मुझे वही चाहिए था और मुझे मिला, तो मैंने उसको रोज रियाज करते थे। गुरुजी बहुत अच्छा, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी, तो उनके अच्छे स्टूडेंट्स में मैं आ गई थी। तो फिर मेरे पे मेहनत होती थी, मैं ताने बहुत बना बना के करती थी, तो उनको अच्छा लगता था। ऐसे ही मेरी शुरुआत। जी, मेल डोमिनेटेड पारिवारिक माहौल में आपने अपनी राह बनाना कभी नहीं छोड़ा। इसी के साथ एक और सवाल भी जोड़ना चाहूंगी। घर के महिला सदस्यों में 3 लोगों की भूमिका बड़ी दिलचस्प रही आपके यहाँ, आपकी दादी, आपकी माँ और आपकी भाभी। तो जी हाँ, कुछ शुरू करें फिर। हाँ, तो दादी तो जो थी वो डोमिनेटेड तो थी, लेकिन हमारे घर में हम लोग क्योंकि जिम्मेदार हैं ठाकुर, तो हम लोग के घर में पुरुष वर्चस्व रहता था, मतलब उनका ही चलता था, लेडीज का ऐसा कुछ था नहीं। तो वो उसके बाद मैंने अपनी माँ को देखा। माँ भी हर बात बावजूद से पूछती ही हम लोग को परमिशन मिलती थी, कहीं जाना है, कुछ करना है। और इसलिए जो थे ऐसे, मुझे स्कूल की तरफ से ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन में प्रयाग संगीत समिति मेरा सिलेक्शन हुआ, तब मैं क्लास 8-9 में थी शायद। तो लेकिन घर से मना कर दिया गया कि नहीं जाओगे। पूरे स्कूल में मेरा अकेले का हुआ था, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत रोना गाना, बहुत रोई, मैं रात भर बैठी रही, खाया नहीं। तब मेरे बाबूजी के किसी दोस्त ने कहा कि लड़की को भेज दो, तो मैं इलाहाबाद गई थी मेरे बड़े भाई के साथ। वहां पर मुझे प्रयाग संगीत समिति में मैंने भजन गाया था, सूना मंदिर हाय दीप की बाती कौन जलाए, सूरदास जी का। तो उससे मुझे सेकंड प्राइज मिला था। फिर वहां पर वो आशा पारेख जी का डांस हम लोग को देखने को मिला। सितारा देवी जी एक दिन आई थी, वो देखा। तब फिर वो सिलसिला फिर शुरू हुआ, ऐसे करके आगे धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुआ। जी, तो कुछ आप अपनी दादी के बारे में बता रही थी कि वो बिल्कुल अलग ढंग की महिला थी, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी दादी को जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो हम लोग तो रंगून में हमारे बाबा का छापा खाना कहती थी ना, प्रेस की हम लोग पेपर छपता था रंगून जी। उसके बाद दादी वहाँ से बाइशेफ आती थी और आके लुधियाना पंजाब में उन्होंने हवेली बनाई थी। वो शुरू से, मैं छोटी सी थी, क्लास 1-2 में मैं बोलती थी मैं तो नौकरी करूँ। और आपका आपकी माँ के साथ कैसा रहा? मेरी माँ जो थी बेचारी, मैंने म्यूजिक सीखती थी, उसके लिए दोनों बेटे सुनाते थे बातें। बाबूजी तो नहीं कुछ बोलते थे, चुप ही रहते थे, लेकिन माँ को दोनों बेटों को सुननी पड़ती थी। तो ये आपकी संगीत की शिक्षा जो थी फिर लगातार जारी रही ना उसके बाद? जारी रही, हमने नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा, लेकिन उसको करियर बनाएंगे ये नहीं सोचा था। जी जी, वो बन गया क्योंकि वो डेस्टिनी वो उसमें था। तो जैसे ही हम लोगों ने BA पास किया, तो हम लोग 3-4 फ्रेंड्स का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर एक चेन में हम लोगों ने कार्ड बनवाया कि जॉब करना। तो उसमें म्यूजिक का था पूरा, उसमें संस्कृत से म्यूजिक था, इंग्लिश का पूरा जो भी था। तो उसके बाद वो लेटर आया, तो फिर हमने इंटरव्यू देने गए, तो मेरा छोटा भाई जो मुझसे बड़े थे वही लेकर गए। उन्होंने कहा ये था कि स्कूल में नौकरी कर सकती हो और कहीं नहीं कर सकती। फिर मेरे को कई जगह अप्लाई किया, तो सेंट्रल स्कूल में IIT में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो हो गया सिलेक्शन। कई जगह हुआ, 5 जगह हो गया था, लेकिन ये बेस्ट हुआ कि गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पर फिर मैंने शुरू किया था। अच्छा, चलिए, एक मुराद तो आपकी ये पूरी हो गई कि आपको नौकरी करनी है। फिर आगे, इसके आगे क्या कहानी चली आपकी? हम जितना भी अच्छा गाते थे, गुरुजी लेके जाते थे हर जगह गवाने के लिए। दुर्गा पूजा में हुआ, कहीं पर भी हुआ, तो हम गाते थे। तो लेकिन वो जैसे हम सुनते थे रेडियो में, तो हमको लगता था कि इस तरह का गाना हम नहीं गा सकते। फिर जब और कह भी नहीं सकते थे प्रभाकर कर लिया, आप कौन सा क्या सीखना है तुम। तो फिर जब जॉब लगा तो मुझे फिर तनख्वाह मिलने लगी। तो फिर मेरे एक फ्रेंड थे, उसके यहाँ गुरुजी आते थे सिखाने के लिए। जी,
तो गुरुजी उसके से बाद आपका मतलब ये उस्ताद अफजाल हुसैन खां जी निजामी गुरुजी साहब से, से हाँ है जी। जी। तब मैंने उनसे बोला कि तुमको अगर सीखना है तो तुम हमारे घर में जो आते हैं उनसे तुम सीखो, तो वो पूरी तुमको सिखाएंगे, बहुत अच्छा सिखाते हैं गुरुजी, हमने अच्छा। तो हम्म। मैंने बात करी, मिली, तो गुरुजी ने सुना और फिर कहा ठीक है मैं सिखाऊंगा। फिर गुरुजी मेरे घर आते थे सिखाने, हम्म। उस टाइम ये 74 की बात है। जी जी तो गुरुजी जब घर आते, उनसे मैंने घरानेदार गायकी सीखी, जी कैसे बढ़त करते हैं, कैसे राग को सजाया जाता है सुरों से, वो गुरुजी ने सिखाया। कैसे सरगम ताने होती है, कैसे राग का सरगम आलाप होता है बड़े ख्याल में, विलंबित में, और कैसे बढ़त की जाती है, ये सारा गुरुजी के सिखाने से मुझे आया। जी। तो अब ये मुझे फिर हाँ आपका ये घराना भी तो बहुत विशिष्ट था ना, गुरुजी का हुआ तो जी फिर आपका भी हो गया, रामपुर ग्वालियर हाँ सासवान घराना, ये तो हाँ तानों और आलापों के लिए ही जाना जाता है। ग्वालियर के तो आला ताने, आकार की ताने हम हम्म। कर, तब सीधी आकार की ताने कैसे होती हैं, हम्म। सरगम ताने कैसे, रामपुर के सरगम ताने बहुत मतलब विशेष वो है, इतनी भीड़ होती है इन तानों की, सरगम तानों की, गुरुजी से हमने सुना। फिर हमारे जो 50 में गुरुजी थे जो सिखाते थे, रामसेवक तिवारी जी, वो सियाराम जी के भाई थे, मतलब हम हर तरीके से लकी रहे। तो उन्होंने जब सुना, मुझे एक वसंत का वो था फंक्शन था, उसमें मैंने राग जोग गाया था, तो मेरे गुरुजी तिवारी जी ने कहा कि अब मैं समझ में आ गया, तुम अफजाल हुसैन से सीख रही हो। संगीत साधना तो आपकी आज तक चल रही है, लेकिन इसके हाँ पैरेलल एक आपके जीवन का और दूसरा सच है कि आपने संगीत छोड़ने के लिए भी शर्त रख दी थी कि आप कभी नहीं छोड़ेंगी। जैसे आपकी इच्छा थी कि आप नौकरी जरूर करेंगी, वैसे ही आपकी हाँ दूसरी शर्त थी कि आप संगीत कभी नहीं छोड़ेंगी, और यही हाँ। आगे आपके जीवन में आड़े भी आया। कुछ उसके बारे में बताइए। शादी के लिए आड़े आया कि वो संगीत हमारे यहाँ तो संगीत सीख लिया, बस अब बंद करो, शादी हो, अपने घर जाओ, आगे जो करना हो वहीं जाके करना। तो हमने कहा कि ऐसा है कि शादी के लिए मैं उससे कर सकती हूँ, या तो वो संगीत में इतने आगे हो, एक एग्जाम्पल जैसे जगजीत सिंह उस वक्त थे, तो मैंने कहा या तो उस टाइप की हो जिनकी पीछे मैं रह के उनको, उनकी सेवा करूँ और उनको आगे बढ़ाऊँ, उसके मतलब बिल्कुल उनका सारा वो परेशानियां लेके बस उनको संगीत में ही उसको आगे बढ़ने के लिए मैं करूँगी, हेल्प करूँ, उसमें मददगार हूँ। या तो वो ऐसा हमको लड़का लाके दो, या ऐसा लाके दो जो संगीत पसंद करता हो, तो वो कम से कम सुने तो मेरा, हम अगर आगे कुछ करना चाहें। बीच में ऐसा तो कोई मिला ही नहीं। एक प्रोग्राम था हमारा, जेसीज में कई बार जजमेंट बुलाते थे ना, तो मैं वहाँ गई थी, हॉल में बैठी थी और तीन जजेस थे। तो एक आदमी ने आके मुझे वो दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देते हैं ना, तो पान लेकर आए ट्रे में, तो एक पान उसने दिया। तो मैं पान नहीं खाती हूँ, मीठा कभी खा लो, तो वो सामने चल रहा था कंपटीशन, तो उसने आके पान दिया कि मैं ये पान ले ली। तो मैंने कहा मैं नहीं खाती, बोला मैं आपके लिए ही बनवा के लाया हूँ, देखिए सबने ले लिया। तो मैंने ले लिया उसके हाथ से, और वो पान मैं हाथ में लिए हुई थी, बाकी सुन रही थी जो सामने बच्चा गा रहा था। फिर वो दोबारा आया कि आपने खाया नहीं, तो फिर मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में वहम सा आया कि ऐसे क्यों कर रहा था। फिर हमने अपने गुरु को याद किया, मैंने कहा मैं तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, बल्कि सोचा भी नहीं किसी के लिए बुरा, तो मेरे साथ बुरा क्यों करेगा कोई। हाँ, तो वो मैंने पान खा लिया और हम उसके बाद मेरी आवाज बंद हो गई। अरे एकदम बंद हो गई, मतलब मैं चौथा जी शाप का सा भी नहीं बोल पा रही थी। पहला काला का सा निकल रहा था, हवा निकलने लगी अचानक से दूसरे दिन। तो पता नहीं किसी सिंदूर वगैरह दे दिया। तो और फिर हमारे प्रिंसिपल कहने लगे दूसरी टीचर से, मिस द्विवेदी से, कि दूसरी एक टीचर रख लेते हैं, क्योंकि निकाल तो नहीं सकते जब इसके पास जॉब है। तो हम लोग रख लेते हैं पार्ट टाइम, रखते तो बिल्कुल ही नहीं आजकल कुछ कर पाती कुछ कर पाती। तो लेकिन हम रियाज करते रहे, हम चौथे काले तक आवाज निकाली। उसके बाद और हर डॉक्टर के पास गए, होम्योपैथिक डॉक्टर, पूरे कानपुर के डॉक्टर जितने भी थे, सब जगह जाने के बाद भी वो आवाज
हम पंचम तक पहुंच पाए 6 महीने में, धीरे धीरे करके। फिर एक गुरु के ताल में गुरुद्वारा है, वहां पर एक मौनी बाबा थे, वो बैठते थे नीचे, उसमें जाकर तपस्या करते थे कई घंटे तक। मौनी बाबा नाम था। तो हमारी बड़ी बहन की शादी आगरा में हुई, वो बोली कि वो बाबा जी के पास एक बार वहां से कहा उसको लेकर आओ। तो हम गए वहां पर। तो वो बाहर जब तपस्या करके निकलते तो बाहर एक बना हुआ था गुमटी से, उसमें बैठे, जैसे होता ना एक रूम 4 पिलर्स के ऊपर एक, वहां पर बैठते थे। तो वहां पर लोग आके बताते थे अपनी समस्या। तो हम भी गए थे, हमारी माँ साथ में थी, बड़ी दीदी थी। तो बैठे तो बाबा जी ने कहा कि बेटा सुनाओ पंजाबी का शब्द कोई। तो हमने कहा कि मैं नहीं गा पाती, आवाज नहीं निकलती है। तो बोले कोशिश करो। तो थोड़ा सा हमने किया, थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे लौंग दिया खाने को, लौंग दिया। तो और कहा कि तुम वाहिगुरु से ये बोलना कि जिसने भी जो कुछ भी किया है उसको सद्बुद्धि दे, और वो और किसी के साथ ऐसा ना करे। बुरा भला कुछ नहीं कहो, बस इतना कहना कि जो भी किया है जिसने उसको सद्बुद्धि दे वाहिगुरु, और वो और किसी के साथ ऐसा नहीं करे। तो मैंने खाया था। उसके बाद धीरे धीरे करके 3-4 महीने में मैं फिर गाने लगी थी। ये हुआ था मेरे साथ एक बार। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा शो था हम लोग का, और उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर लिया था इन लोगों ने। तो उसमें किसके थे गाने, जिसमें मुझे 7 गाने गाने थे। एक तो मदन मोहन थे, एक शायद श्री रामचंद्र, ऐसे कर कुछ थे। तो जो 7 गानों की प्रैक्टिस बहुत हुई थी। बहुत बड़ा शो था, टिकट शो था। तो उसमें हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी, और मुझे लगा था कि सब कह रहे थे कल अखबारों में भरे होगा, आप ही का होगा पूरा सोचा। एक और सिंगर थी, संगीता नाम था उसका। तो हमने रात को उससे लिस्ट मंगाई थी। तो हमारे घर में शाम को कोई लिस्ट लेकर गया, वो मैं पढ़ रही थी। उसके बाद पता नहीं कुछ गले में कुछ हुआ, लेकिन कोई बातचीत नहीं। दूसरे जो सुबह मैंने जब ब्रश किया, उसके बाद मैं स्कूल जाने के लिए जैसे ही मैं ब्रश करके नहा के बाहर निकली तो आवाज मेरी बंद। अरे, मेरे ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और उसके बाद मैंने फोन किया ग्रुप वालों को कि मैं बोल नहीं पा रही। तो कहते क्या हो गया? मैंने कहा मैं नहीं आ सकती शाम को। तो कहते हैं कि क्या कह रही हैं आप? मतलब हमने कहा ये आवाज सुन रहे हैं आप? कह रहे कि आ जाइएगा। हमने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। और उसके बाद फिर जानकी जोशी मेरे साथ रहती थी, स्कूल का टाइम हो रहा था। हमने कहा जानकी तुम जाओ, अभी मैं जा नहीं पाऊंगी। मैंने रूम दरवाजा बंद किया बाहर का, और मैं इतना रोई और खूब लड़ी ईश्वर से कि तुम बड़े खुश है, क्या क्यों किया ऐसा? ऐसा मेरे साथ, मैंने इतनी मेहनत करी थी। अच्छा, मुझे भी लग रहा था कल के जागरण में और अमर उजाला सब में आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बड़ी मेहनत करी। तो लेकिन 1 घंटा रोने धोने के बाद तो मुझे ऐसा अंदर से पता नहीं यूं लगा फोटो देखते देखते कि मुझे आज नहीं जाना चाहिए, कुछ गलत हो जाए। अंदर से जैसे एक तसल्ली नहीं आ जाती कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, आज शायद मैं उचित नहीं था मेरा जाना। फिर मैं स्कूल चले गई। फिर शाम को मैं नहीं गई। फिर वो गाड़ी लेके एक जने आए कि आप जल्दी सुन तो लीजिए। मैं फिर वो जो ग्रुप वाले थे उनकी बीवियां जहाँ बैठी थी साथ लाइन में, वहां मैं बैठ गई। पर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक ये लगा कि नहीं, आज मुझे स्टेज पे नहीं जाना था, कुछ गलत होता मेरे साथ। तो करके तो मुझे वहाँ जवाब मिल जाता है मेरे गुरु। तो अभी भी मुझे ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं पाठ करती हूँ तो उस पाठ करते करते ना दिमाग तो हर जगह घूमता रहता ना। हाँ। इसीलिए गुटखा लेके पाठ करते। मेरी माँ बोलती थी गुटखा लेके करो, चाहे तुम्हें याद है, फिर भी हाथ में किताब रहती है तो ध्यान भटकता नहीं है। अगर याद है तो भटक जाता है ध्यान। तो और तो मेरे को उसमें जवाब मिल जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। कोई भी घर में भी होती है तो कहीं किसी को कोई चीज देनी है और समझ नहीं आ रहा, तो हम भैया भाभी हम तीनों लोग ये करते हैं ना। फिर हम जो हमारे दिमाग में आता बोलते हैं वो बिल्कुल सही होता है कि हाँ ये क्यों नहीं दिमाग में आया, तो हमको जवाब वहीं से मिल जाता है। तो अभी हमारे साथ हमेशा वो रहते हैं। और मेरी माँ की फोटो मेरे रूम में है, क्योंकि मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो भी दो चीजें मेरे रूम में है। तो मुझे लगता है मेरे साथ कभी मैं तो अकेली होती हूँ और बाकी बुक्स है, और मेरे पास तो अच्छी किताब होती है। तो मुझे इतना आनंद आता है कि आज रात को पढ़ने के लिए कुछ है।
तो हमारा जी टाइम वेस्ट होता है, अगर कोई आ जाए तो लगता है कि बताओ जी। जाए तो शुरू करो। अच्छा प्रेम हाँ जी तो जी, ये लगभग 45 वर्ष के आसपास आपने संगीत सिखाया पढ़ाया ना? कितने वर्ष आपने वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में? 70 केंद्रीय विद्यालय मैंने 73 से ज्वाइन किया था और मैंने 38 साल वहाँ पर जॉब किया। जी जी। पर आपका उसके बाद सिखाने का कार्यक्रम तो बराबर चलता रहा है, संगीत सिखाने वो का। तो चलता रहा है। जी। फिर 2012 में मैं फिर 10 में रिटायर हुई हम्म और फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड अमेरिका सब घूम घाम के शोध करके 13 में मैंने आके आप यहाँ पर एप्लीकेशन दी कि मैं यहाँ पर सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि गले को चलाना था। तो उसके हम्म बाद फिर उन्होंने, जब मैंने बताया कि मैनेजमेंट ने बुलाया था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए वो किया, तब से मैं यहाँ पर। तो वो अब मेरे बच्चे इतने मतलब वो हैं कि मैं बता, जी जी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं म्यूजिक को। जी। कोई बड़े ख्याल को भी क्योंकि ताल साथ में मैं ले जाती हूँ, तबले वाले रोज तो नहीं बजा सकते ना गुरु जी आके वहाँ पर, तो ताल के साथ होता है तो ज्यादा सही रहता है हम्म ना। ताल साथ में उसमें नंबर दिखते रहते हैं, एक ताल के भी 9 नंबर हुए, 10 हुआ, 11 का, मात्रा बजी, 12वीं हुई, अब एक आ गया। तो वो बच्चों को आदत पड़ गई है बड़े बड़े साल को ताल के साथ गाने। चलिए और चलिए, ये अच्छा ही हो गया। हाँ और दूसरा मैं ये कह रही थी कि ये जो केंद्रीय विद्यालय में आप म्यूजिक टीचर रही, आपने वहाँ जी संगीत सिखाया, तो वो जी तो आपका मतलब सबसे ज्यादा आत्मबल वाला पीरियड था, हाँ जिसमें आपको मित्र भी मिले, आपको अधिकारी भी अच्छे मिले, और गुरु बहुत शिष्य अच्छे मिले, परंपरा में आपने खूब इनोवेटिव तरीके से बच्चों को सिखाया। बहुत तो अभी तक है, बहुत सारे जी, तो शिष्य हैं कुछ जो उन दिनों की यादें आप हमारे साथ साझा करिए, जो आपकी सहेलियां थी आपके साथ पढ़ाने वाली, और जिस तरह से आप सिखाती थी कि एक राग अगर कोई 2 ग्रुप को सिखा रही है तो उसकी बंदिशें भी आप अलग अलग सिखाती थी, और जब तक कोई पूरा सीख न ले तब तक आप उसकी छुट्टी नहीं करती थी स्टूडेंट की। वो तो तो फंक्शन में होता था, वहाँ पर जी। क्लासिकल म्यूजिक नहीं था पहले। वो हम्म तो हर बार सिलेबस अपना बनाओ और नए नए वो कर, बस प्रेयर जो होती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ये हम्म हमने संस्कृत में कराती थी। थर्सडे को संस्कृत में होता था, हम्म। गुरुवार को। जी जी दैत्व में ही परमात्मन मदियम, दैत्व में ही परमात्मन मदियम, मैंने एक लाइन कहीं दिख जाए तो गाऊं। संस्कृत की प्रेयर हमने कराई थी, बहुत संस्कृत में होती थी थर्सडे को, उसी उसी वही प्रेयर, जी तो बहुत अच्छा लगता था। और कम्युनिटी सॉन्ग होते थे तो वो भी अलग अलग होते थे। जी। जैसे एक मैं भूल जाती हूँ ना बीच बीच में, जैसे हर बच्चे का राग भी अलग होता है ना, अब जो मैं कराती हूँ तो बागेश्वरी 2 का हो गया, 2 का भीम पलासी हो गया सेकेंड ईयर में। उसके बाद तो एग्जामिनर बोला जो आए थे यहाँ पर, वो कहते कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब बागेश्वरी का रुक जाएगा, 2 लोग बागेश्वरी, तो बोलते थे कि इकट्ठे बैठा दीजिए। हमने कहा नहीं, अलग अलग अब बिठाए, एक बागेश्वरी की कोई बंदिश अलग है ना, तो एक ने अलग गाया, एक ने अलग गाया। कम्युनिटी सॉन्ग बहुत सारे थे एनसीईआरटी के ना, तो हर स्कूल में 1-2 सिखाए जाते थे। हमको खुद ही मजा आता ना, डिफरेंट लैंग्वेज के कराओ। तो त्रिपाठी जी हमारे प्रिंसिपल आए यहाँ से, लखनऊ से, तो उन्होंने कम्युनिटी सॉन्ग के लिए, तो हमने माइक से पूछते थे आज कौन सा होगा, तो बच्चों ने कहा आज असमी होगा, आज गुजराती। तो कहते मैंने पहली जगह देखा कि टीचर पूछती आज कौन सा कम्युनिटी सॉन्ग गाया जाए, कहते ऐसा कहीं नहीं, वो 2 गाने होते सारे जहाँ से अच्छा, और दूसरा एक और है। तो मतलब हम लोग बस हर जगह हमने इसको एंजॉय किया है। एक बार हमारे यहाँ यशपाल आए थे स्कूल में, मॉर्निंग असेंबली में, तो वंदे मातरम जो है वो हम शांति निकेतन वाला गाते हैं, जो फ्लो में, जो शांति निकेतन में होता है ट्यून जी। तो हमने वही गाया था सुबह सुबह। तो वो पूरा 4 तरफ बिल्डिंग है, बीच में हॉल है, वो है ग्राउंड है, तो बड़ा गूंजता है ना। तो यशपाल जी ने कहा कि ये कौन टीचर है, हमने ऐसा वंदे मातरम नहीं सुना। तो फिर उन्होंने आके बुलाया मुझे, प्रिंसिपल राजीव लोचन जी थे, तो बुला के फिर फोटो खींची मेरे साथ, बड़े खुश हुए, कहते कि
सब इस तरह वहाँ होता था। फिर जब तुलसी जयंती होती थी, फिर हम लोग बच्चों के साथ मिलके हम लोग सुंदरकांड का पूरा दोहा चौपाई और सोठा सब करते थे। हम बहुत मतलब इस तरीके से करते थे। तो उसी में फिर लेकिन हमारे होते होते वहाँ 11th में म्यूजिक आ गया था, क्लासिकल। इकोनॉमिक्स ले लूँ या फिर वोकल म्यूजिक। तो 11th-12th में 100% नंबर का प्रैक्टिकल होता था, 30 की थ्योरी होती थी। तो उसमें हमने देखा है कि जो एक से एक बदमाश लड़के थे, वो जब म्यूजिक लिया है तो उनकी लड़ाई फड़ाई से छूट गई। तो मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान को अगर म्यूजिक सिखा दिया जाए तो वो उनके अंदर से वो भावना निकल जाती है। इंदिरा गांधी आई थी तो हमने गाने गाए थे। जो आप लोग बहुत इकट्ठे सारे बच्चों का ग्रुप सॉन्ग वगैरह कराते थे, उसकी भी तो बहुत अलग ढंग की तैयारी होती थी, प्रैक्टिस जो होती थी। हम लोग करते थे, पहले गाना सेलेक्ट कर लिया, गाने को 3-4 मिनट का गाने को 6 मिनट 7 मिनट का बनाया, बीच में म्यूजिक डाला, सब किया। पहले म्यूजिक तैयार हो गया, उसको फिर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे जी। रिकॉर्ड करके फिर मीरा जो कथक थी वो इंग्लिश टीचर थी, लेकिन डांस में बहुत पागलों की तरह भेजी थी डांस में। तो वो नीरा डांस सेट कर लेती थी पूरा, उसकी बांटती थी, कहीं किसी स्टेट का हो तो पूरा कॉपी करती थी। असल में वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे भक्त दर्शन जी, जो नेहरू के जमाने में, उनकी वे लड़की है। तो वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते वो हर जगह जाते थे, हर स्टेट में बुलाया जाता था। शिक्षा मंत्री पहुंचे तो वहाँ बेस्ट उनका दिया जाता था, उनको दिखाया जाता था। तो ये नीरा टेप रिकॉर्डर है तो बोलते हैं उसको, सारा दिमाग में फिट हो जाता है, म्यूजिक समेत सब कुछ। तो वो उसको हर स्टेट का बहुत नॉलेज थी, और कथक तो सीखा ही था। तो उसके बाद मीरा डांस सेट करती थी। डांस सेट करने के बाद फिर हमारे रूम बंद करके जो फर्क पीती थी, फर्क वो पूरी कंपेयरिंग करती थी, ड्रेसेस का भी वही देखती थी कि कैसा बनेगा क्या। फिर वो नीरा डांस दिखाती थी, उसमें हम लोग जो पोज कुछ बदलते थे, कुछ करते थे कि हरियाणा का नहीं, ये तो राजस्थान का हो गया, राजस्थान का हरियाणा का, ऐसे कर करा के हम लोग कर लेते। फिर उसके बाद हम लोग मेन 10 लड़कियां रूम में बुलाते थे, जिनको पूरा डांस सिखा दिया जाता था। फिर क्योंकि मास आइटम होते थे हमारे वहाँ पर, मिनिमम 150 हो जाता था, ग्राउंड फील्ड में होता था। तो उसको सिखा दे, उनको फिर हम लोगों ने 10-10 बच्चे दे दिए, तो हमारे पास 110 ऐसे हो जाते थे, है ना। 10-10 बच्चे दे दिए, और फिर जो 10 में से कुछ बेस्ट निकले, 15 हो गए पूरे, तो उनको फिर 2-2 4-4 दे दिए। तो ऐसे हमारा फिर वो जब पूरा सिखा लिया, उनको हफ्ते भर का टाइम या 4 दिन का टाइम दे दिया, तो बच्चे कंपटीशन के उसमें ना पागलों से सिखाते। अगर हम बुलाएंगे तो उनके इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, लेकिन उनको अगर जिम्मेदारी दी गई तो इम्पोर्टेंट पीरियड तो गया, बात पूरा सेट हो गया। फिर वो हम लोग एक दिन जैसे वीकेंड में देखा, फिर उसको मांझना शुरू करते थे। ये इस तरह से एक मास आइटम और बहुत अच्छा तैयार हो जाता था। ये हम लोग 10 की होली कराई थी एक, तो उसमें कम से कम 300 बच्चे थे। उसमें बीच में राधा कृष्ण बाद में आते हैं, फिर उसको हम लोगों ने सुदर्शन चक्र का वो किया था, और स्वास्तिक का वो बनाया था म्यूजिक के साथ। तो जब खत्म हुआ ग्राउंड फंक्शन, तो हम लोग जब आ रहे थे ग्राउंड से, सामने दूर स्कूल था हम लोग का, तो वहाँ पर 2 दूध वाले जा रहे थे। तो कमेंट उन्होंने सुना, हम तर गए, कहते कि यार देखे रहे राधा कृष्ण जैसे कैलेंडर। इतना बढ़िया लगा उनको। तो हमने कहा इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता मीरा। तो क्योंकि जब राधा कृष्ण बीच से उठते हैं ना, घेरे हुए नंद और गोपियां, तो उधर पीछे से सूरज डूब रहा था, तो वो गोला पीछे आ गया, जैसे आला नहीं होता गंगा की जैसे आला, वो बन गया। तो वो जैसे कैलेंडर देखते रहे, राधा कृष्ण जैसे कैलेंडर। तो वो मतलब बहुत अच्छा एक समय बन जाता है ना, वो कभी कभी होता है, दैवीय जैसे कुछ वहाँ आ जाता है। जी। तो वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होता, वो चीजें कभी कभी होती। बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड समझता हूँ कि मैंने प्रेमजीत कौर जैसे गुरु से संगीत की शिक्षा पाई है, और अभी भी पा रहा हूँ। तकरीबन 40 वर्ष हो गए और अभी तक मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जब भी उनसे मैं रूबरू होता हूँ। प्रेमजीत कौर इज़ वन ऑफ द रेयर पर्सन्स, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल who have complete knowledge of music, complete all fields of music,
and she's a terrific performer. Is discipline और एक ही चीज़ को बार 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 करते रहने की फैकल्टी। और मुझे लगता है वो फैकल्टी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितने प्रेम से, जितने पेशेंस के साथ, जितनी लगन के साथ मैम ने हम सारे बच्चों पे काम किया, आई मीन वी कांट थैंक हर एनफ। एजुकेशन और कोई चीज़ सिखाना एक बात है, लेकिन किसी में ऐसे गहरे संस्कार डालना, लाइक डेडिकेशन, डिसिप्लिन और बार बार चीज़ों को करना, एंड लर्निंग बाय योर ओन मिस्टेक्स, आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग। सो मेरे लिए तो मैम यू वर लाइक सेकेंड मदर टू मी। एक बहुत अहम हिस्सा आपकी विदेश यात्राओं और वहाँ जो कार्यक्रम आप करती हैं उनमें भाग लेने का जो सिलसिला है वो काफी बहुत फैला हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा ये आपका वक्फा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इन विदेश यात्राओं की शुरुआत कब और कैसे हुई, और जो कुछ खास आपके इवेंट्स हो उनके बारे में भी बताइए। हाँ, वो विदेश यात्रा हुई जब मैं स्कूल में हम लोग फोक डांसेस वगैरह सब कराते थे, तो ये IIT का कंबाइंड होता था फंक्शन 26 जनवरी। तो वहाँ पर हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे वो कलकत्ता से आए थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी से आए थे वो डॉक्टर भट्टाचार्य। तो वो ब्रह्मचारी नायक मंडली के मेंबर थे, कलकत्ता में जो ब्रह्मचारी नायक मंडली थी उसके वो थे। तो उन्होंने जब देखा तो फिर उन्होंने हमको यूपी से हमारा सेलेक्ट किया था। तो उसके बाद हम लोग का कैंप लगता था ये जगतदल में, जरा आपके मिशन कलकत्ता में जहाँ पर जगतदल है वहाँ पर कैंप लगता था, वहाँ पर सारी तैयारी होती थी। तो वहाँ से हम लोग की सारी तैयारी करके हम लोग को फर्स्ट टाइम हम लोग को लंदन हम लोग गए थे, इंग्लैंड। करीब हम लोग बहुत लोग थे, 54 के करीब होंगे। तो हम लोग के साथ कुक भी था, लेडीज थी और सब हम लोग गए थे वहाँ। तो वहाँ जाके हम लोगों ने बहुत सारे शोज दिए थे, क्योंकि ये IIT से जुड़े हुए थे और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे ना, तो इनके बहुत सारे कंट्रीज में वो था ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट के उससे होता था। लेकिन जब शुरू किया तो वहाँ पर यही हम लोगों ने हर स्टेट का डांस और हर स्टेट का लोकगीत, पहले लोकगीत होता था, उसके बाद एक खत्म हुआ, उधर से उसी स्टेट का डांस हुआ, 1-1.25 घंटे नॉन स्टॉप चलता था उसमें। हमारी कजिन रहती थी वहाँ, तो उसके घर भी हम गए थे। तो उसके हस्बैंड मुझे छोड़ने उनके हॉल तक गए ना, जहाँ हम तो रुके हुए थे बाकी लोग। तो हमारे कजिन से जी, हमारे बहनों से उन्होंने कहा कि आप पगड़ी पहना दीजिए लड़कों को, ऊपर वाले रूम में लड़के थे। तो अब हमारे बहनों पगड़ी पहनाने का ही नीचे उतरे।
तो हम भी बैठे, हम लोग तैयार थे चलने के लिए। तो वो गुरुदेव सिंह कहता है कि डॉक्टर भट्टाचार्य सिंह के साथ 2 लड़कों के तो सिर छोटा है। मेरे ये समझ नहीं आया कि सिर छोटा है तो क्या मतलब, पगड़ी तो पगड़ी। और भट्टाचार्य समझ गए, क्योंकि ये अपने पगड़ी बांधता था फिर उनके सर पे रख देता। कह रहा कि बाकी तो बन गई, 7 लड़कों की बन गई, पता नहीं 6 की बन गई। कहता 2 का ना सिर छोटा है उससे बन। हमने कहा कि सिर छोटा तो पगड़ी। तो डॉक्टर भट्टाचार्य तो बड़े प्रेम जी, तुम नहीं समझी ना। हमने कहा नहीं, सिर छोटा पगड़ी। नहीं, ये अपने बांधता है। 2 का सिर छोटा तो आ नहीं रही, घूम रही टोपी। ये हुआ। फिर वहां पर हम लोग गाते थे, हमने देखा लाइन से रिकॉर्ड हो रहा है, अंग्रेज बैठे हैं और वहाँ मतलब कजरी सुन रहे हैं, होली सुन रहे हैं, ये सारे गाने। तब म्यूजिक का एक एक ही वो है, लैंग्वेज है म्यूजिक की दुनिया में, और एक ही धर्म है। मतलब जो कानों को सुनने को अच्छा लगता है बस। हाँ, और वहाँ का रिस्पांस कैसा था, जो लोग ऑडियंस थी वहाँ की? बहुत उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब कि डिफरेंट था ना, हर स्टेट का म्यूजिक अलग अलग। तुमको इतनी वैरायटी, और की इंडियन फोक डांसेस एंड इंडियन फोक सॉन्ग। तो यूपी का क्या है, एमपी का क्या है, हर जगह का, महाराष्ट्र का क्या है, पंजाब का क्या, उनको मतलब इतना अच्छा तो एंजॉय किया उन लोगों ने, सबने। नेटिव्स ने इंडिया से बहुत थे, पर इंडियन जो थे वो वहाँ से, होम सिकनेस सबको होती है ना कि इंडिया से गए हुए हैं कई साल से। तो वो आके कहते बिल्कुल जैसे लगा हम अपने घर में बैठे हैं, जैसे लगा हम अपने वहाँ पर हैं। ऐसे ही हमारे घर में भी, हमारे जहाँ स्टेट में जहाँ होते हैं वहाँ पर फंक्शन होता है, ऐसे ही गाने सुनते हैं। इतना मतलब हम लोगों ने रियल वो करते थे वहाँ। ये तो इंग्लैंड की बात कही आपने, उसके अलावा तो आप तो बहुत जगह गए। स्पेन में हुआ था। स्पेन में हुआ कि प्रोग्राम खत्म हुआ, एशियन म्यूजिक कॉन्टेस्ट था, वहाँ पर मेरे लिए इंडिया से आर्टिस्ट आए तो गाने वाने गाए। खैर तो हम लंदन से स्पेन गए थे, तो वहाँ पर स्पेनिश हमने ओपेरा देखा। वो और स्पेनिश डांस नहीं होता, वो जो हाथ में वो लकड़ी क्या पकड़ के करते हैं, पहले डांस, वो इतना खूबसूरत था। तो और इतना स्पीड में वो जोड़ियां कर रही थी। अच्छा खैर वो हो गया। उसके बाद डिनर था। डिनर में शायद पूरी दुनिया का खाना था वहाँ पर, बस एक मुश्किल थी पानी में। मुझे पानी चाहिए था और ठंड बहुत थी वहाँ पर। तो पानी के लिए, मैड्रिड में था शो का, तो पानी के लिए इतनी देर लगी। लिकर, हर किस्म की लिकर, बड़ी मुश्किल में आधा कप पानी मिला, वो खैर पिया। उसके बाद मैं ग्रीन रूम में बैठी थी, जो किस्सा हुआ, वहाँ पर सिंधी बहुत थे मैड्रिड में, और कपड़े का बिजनेस उनका होता था वहाँ पर। तो पहले दिन रिहर्सल हुई, जब हम लोग पहुंचे तो रिहर्सल में उनका जो ऑर्केस्ट्रा था, उन्होंने बोला कोई सिंधी गाना आता है? तो हमने कहा हाँ, वो है ना लाल पत्र झूलेलाल वाला, झूलेलाल दमादम मस्त कलर वाला, तो हमने कहा हाँ आता है। तो हमने शुरू किया। अब वो बड़े खुश थे, वो तो उनके झूलेलाल का गाना है। लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा वाले थे, उन्होंने जो हमने लाल मेरी वाला खत्म किया था ना, अंतरा उठाने के लिए उन्होंने क्या म्यूजिक बजाया जो उस गाने से रिलेटेड था ही। तो मैं इतना घबरा गई कि अंतरा उठूं कहाँ से, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। मतलब सांप पकड़ के रखूं तब तो अंतरा उठूं। फिर मैं कुछ नहीं किया, मैं उनके थकने का इंतजार करने लगी। थक जाएंगे तब मैं देखूं क्या करना है। वो जब रुका, उन्होंने कहा रोका, तब मैंने यही शास्त्रीय संगीत में सीखा होता तो कुछ नहीं कर पाती। तब जाके मुझे चारे चिराग वाला आपका शुरू में। उसके बाद जो दोनों अंतरा थे, मैंने वो एकदम छोड़ दिया उनको, बस खत्म करते थे तो मैं मनी मन वो रिपीट करती रहती थी। 3-4 मिनट तक म्यूजिक उनका चलता था, पर मैं वो लाइन पकड़े रहती थी अंदर अंदर। जैसे वो रुकते थे तब मैं अंतरा उठी। ये हुआ। अब दूसरे दिन तो हो गया। जब खत्म हुआ प्रोग्राम तो एक मैं ग्रीन रूम में बैठती थी, तो एक लड़का आया, 20-25 साल का होगा, और कहता है कि आप इंडिया से आई हैं? कहा। तो कहता है कि आप तो बॉम्बे या दिल्ली या कलकत्ता से आए। मैं कहता क्यों? ये कहता है यहीं से आते हैं आर्टिस्ट ना। अच्छा कलकत्ता वाले आर्टिस्ट तो पूछो कि यूर फ्रॉम, तो कहते हैं आई एम फ्रॉम ख्याल।
और कत्ता भी नहीं कहते वो, क्या कहते हैं। तो हमने कहा नहीं, मैं इंडिया वहां से सुनी आई है। क्यों? कहना नहीं, वहीं से आते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, वहां पर एक जगह है कानपुर, क्या आप जानती हैं? मैंने कहा मैं कानपुर से आऊँ। तो वो यूँ कहता फिर से बोलिए। हमने कहा हाँ मैं कानपुर से आई हूँ। फिर मुझे कहता है कि अगर गुड़ मिल जाता तो कितना अच्छा लगता ना खाने के बाद। हमने कहा हाँ गुड़। कहता हाँ हम लोग, कहता कानपुर में हमारा दादा दादी का घर था, तो हम लोग वहाँ गोविंद नगर में, आपको मालूम है? तो हमने कहा हाँ पता है। तो कहता है कि वहाँ पर हम लोग जाते थे छुट्टियों में, बॉम्बे में हमारे फादर थे, गर्मी की छुट्टी में जाते थे। तो वहाँ पर एक रामलाल की पान की दुकान थी, क्या अभी वही है? अच्छा, गोविंद नगर पान की दुकान, मुझे क्या मतलब। तो मैंने कहा कि हाँ कौन सी? कहता वही जो सूखे कुएं के पीछे उधर की आगे। तो हमने कहा है, लेकिन अब उसका अब वहाँ पर तो पता नहीं मैंने क्या नाम लिया, रामू क्यों बैठता है। अच्छा, उसका लड़का इतना बड़ा हो गया। तो मुझे लगा कि कितना इन लोग को अपना होम सिकनेस है, मतलब कितना एकदम ऐसे देख रहा है मेरा मुँह सारे की वाइफ, उसकी माँ कि जैसे कानपुर दिख रहा हो। तो उनके अंदर वो रहता है, तो कुछ भी अपने वहाँ का सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है जी। सारे म्यूजिक तो खैर जो म्यूजिक है, लेकिन अपने लैंग्वेज का, अपनी वहाँ का गाना सुन के उनको बहुत ही खुश होते हैं और रोने इसीलिए लग जाते तो हैं। म्यूजिक को कहा जाता है ना कि जोड़ने का काम करता है म्यूजिक। हाँ इसीलिए हाँ, मेरा शिकागो में जो शो था अभी 2018 में, जी। उसमें हमने शुरू किया था, हम से शुरू किया था। मेरे स्टूडेंट वो हैं जो हमसे कहा था शुरू करने के लिए। तो वो डॉक्टर है लड़का, उसके बहुत सारे प्रोफेसर आए हुए थे मेडिकल कॉलेज के वो। और हमने जब गाया उसके बाद हमने जो शुरू हुआ वहां पर भी कुछ ऐसा हो गया था कि बहुत तो वो प्रोफेसर को लड़के ने पूछा मेरे स्टूडेंट ने कि, तो उसने हाथ इशारा किया कि मुझे सुनने दो। मतलब आंखों में पानी भरा हुआ। कहते कि हम लोग इतने इतने टिकट लेके जाते हैं और ऐसा हमने कभी नहीं सुना इतना अच्छा। तो जयदीप मेरे साथ गया था। जयदीप एक्चुअली लंदन गया था ब्रायन साइलस के साथ, वो पियानिस्ट है ना, उसका शो था। हमने कहा जयदीप तुम इंग्लैंड तक पहुंच गए हो, तो तुम थोड़ा सा आगे अमेरिका आ जाओ, आधा रास्ता तो हो ही गया। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर हमारे जो फ्रेंड है उसके हस्बैंड ने दे दिया था, उसको टिकट दे दिया था इंग्लैंड से अमेरिका का और वहां से वापसी इंडिया का। तो जयदीप आ गया। जयदीप आने के बाद वो जो उनका ऑर्केस्ट्रा था उन्होंने बुक किया था 1 महीने पहले, उनसे हमारा मेल पे सारा स्केल और गानों के सारे पता लिख लिए गए थे प्रैक्टिस कराने के लिए। वो लोग अपना म्यूजिक सेट कर रहे थे, हम अपना गाना यहाँ से सेट करके जाते। तो जयदीप आ गया, तो जयदीप को सारे पता थे, वो गिटार लेके पहुंच गया था वहाँ। फिर वो हमने जब प्रोग्राम की दिया तो वो इतना अच्छा हुआ था वो शो हमारा। बैंकॉक में भी बहुत अच्छा हुआ था जी। बैंकॉक में फिर बहुत हमको प्राइज भी मिला था। उन्होंने हाई सिल्क का एक पूरा वो सूट दिया था, बैग का बुके था, वहाँ के मिनिस्टर। वहाँ आपने प्रेजेंट क्या किया था? वहाँ हमने पंजाबी और यूपी के ये गाने गाए। अच्छा। हाँ, लोकगीत जितने भी थे जी जी। पंजाबी का ढोलक गीत होता वो गाया था, और सस्ती पुन्नू वाला वो गाया था पंजाबी का। और इसमें हमने यहाँ पर वो गाया था, सावन का गीत था, और क्या था, होली का एक गीत था, और क्या था, मतलब बहुत सारे बंगला गाने थे। बंगाल के तो लोग थे ही वहाँ, लेकिन और छत्तीसगढ़ का गाया था सविता देवी, जबकि उन्होंने गाया था अरे रे रंबा रे, अरे रे रंबा रे, अरे रे रंबा, सावन में लोर लोर भादो में घटा गोर, करे करेला कान ले पर लवर पे पर पास चुप करे पानी की झूमर जाए। ये उनका चित्र था। और ऐसे ही करके हम लोग वहाँ पर किया था दुबई में जी, शारजा गए थे जी, और वहाँ पर एक बुला के हम लोग को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। एक लेडीज थी, सिंधी हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने हम लोग को सबको पूरे ग्रुप को बुलाया था। और बैंकॉक में हम लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ पर हम लोग को खाना नहीं मिल रहा था। जहाँ भी खाना खाने गए, तो जिस होटल में थे वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता था, बाकी कितना एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था, हम लोग वहाँ नहीं खाते थे। निकलते थे घूमते हुए, कहीं भी ना कुछ खा लेते थे। तो ब्रेकफास्ट करके निकलते थे वहाँ से सब लोग। और होटल था राजसंग मित्र होटल का नाम था।
बैंकॉक में बहुत संस्कृत और इस तरह सब लोग रहते हैं, सारे नाम रहते हैं ना इंडिया में। जी। तो वहाँ एक जगह होटल में गए तो वहाँ से हम लोगों ने हर होटल में ना जाते थे, वहाँ पर लाल मिर्चों की चटनी रहती है, गीली लाल नहीं हो जाती मिर्चा जो गीली वाली, पक जाती है, उसको चटनी रहती। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि हम लोग को चिकन करी और राइस, चावल हमेशा मिल जाएंगे आपको, चावल बहुत खाते हैं वो। तो चावल आए और चिकन करी आई, तो वो पानी में 2 पालक के बड़े बड़े पत्ते तैर रहे थे, तो एक सफेद रंग का बोटी थी, मीट थी। अच्छा, उसमें नमक था ही नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक से चावल खाए, 3 दिन तक ये हालत रही हम लोग की। चौथे दिन हम लोग को सरदार जी का ढाबा मिल गया। हम लोग 57 लोग, करीब 18 लोग थे। तो हमने कहा कि यहाँ खाना में क्या क्या है, तो उसे पंजाबी में बोला सरदार था कि आलू गोभी की सब्जी है, माँ छोले निकाला और रोटी है, ये सब। तो हमने कहा जरा अच्छा मतलब वो कर दीजिएगा। तो कहते कि आप हमारे मुल्क से आए हैं, आप हम तो इतना हम लोग अच्छा लग रहा है। फिर हम लोगों ने वहाँ 7 दिन रोका, तो वहीं खाते थे जाकर सरदार जी को। ये हम लोग का खाने का हाल। जो आपके ये कार्यक्रम चलते थे, तो इसी में आपकी गुजरात में भी पटेल जी से मुलाकात हुई थी, कुछ उसके बारे में बताइए। कलंस पटेल जी थे वो, जो MS यूनिवर्सिटी में सिखाते थे, म्यूजिक सिखाते थे। जी। उन्होंने मुझे सिखाया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे अपने उसमें लैंग्वेज में तो हमने कहा हाँ है हमारे पास, अपने जागो करते हैं जैसे शादी में होता है, ये होता है। तो फिर उन्होंने हमारा रिकॉर्ड किया पूरा, मेरे पास उनका कैसेट है अभी भी। रखा रूप साम तेरे लई में हानिया, रखा रूप साम तेरे लई में हानिया, जदों दा परदेस गयो, जदों दा परदेस गयो, चित लगदा नहीं मेरा दिल जानिया है, चित लगदा नहीं मेरा दिल जानिया, जदों दा परदेस गयो, जदों दा परदेस गयो। हर एक गप्परू वेरा मेरा डकदा, हर एक गप्परू वेरा मेरा डकदा, गल के लक्का पैड़ा कोई भी न जकदा, कहन लगा गल पैड़ा कोई भी न जकदा, वे चिट्ठी ते मैं नित लिखदी, वे चिट्ठी ते मैं नित लिखदी, अखा सब ने मेरे ते ताड़ियां है, अखा सब ने मेरे ते ताड़ियां, जदों दा परदेस गयो, जदों दा परदेस गयो। आपकी बहुत सी यादें हैं जो संगीत के वरिष्ठ प्रतिभाओं को लेकर हैं, तो कुछ उनसे हुई छोटी छोटी जो मुलाकातें आपकी हैं, कुछ आज उनको शेयर करिए हम लोगों के साथ, अपनी यादें उधर भी तरोताजा करिए। हम जो की हुई थी बिस्मिल्लाह खान जी से हुई थी जी। और वो IIT आए थे अंतराग्नि में। जी। तो हमारे घर के सामने वाले मकान में, मकान खाली था, वहाँ वो रुके थे। जी। तो उनसे मिलने हम लोग गए थे, हम और हमारी दोस्त। तो हमारी दोस्त मुस्लिम, उसने पूछा कि मौसी जी हमारे यहाँ तो मतलब गलत मानते हैं, तो आप इस लाइन में कैसे आए? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि मैं अमेरिका भी गया, हर जगह गया। तो कहते अमेरिका में मुझे उन्होंने, क्योंकि मैं गंगा के किनारे बैठ के विश्वनाथ मंदिर के उधर मैं रियाज करता हूँ। तो कहते मुझे अमेरिका वालों ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, आपको हम हर चीज प्रोवाइड करेंगे। तो कहते हमने कहा नहीं भैया, ये अमीर का देश है, अमेरिका नहीं अमीर का देश है। और यहाँ पर कहते हमने उनसे कहा आप गंगा का किनारा ला के दे सकते हैं?
हम्म, जी। तो कहते नहीं वो तो हमें कहते तो फिर हम रियाज कहाँ करेंगे, हमारे तो वही करने की आदत है। मतलब इतना अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ खिलाफत हुई थी हमारे भी, हमारे भी मौलवियों ने किया जो तुम कर रही है। कहते फिर मैंने उनको बैठा के तीन चार रागों में राम कहा और अल्लाह कहा। फिर हमने उनसे पूछा कि अब फर्क बताइए कि आप क्या गलत लगाए। तो वो कुछ नहीं बोल पाए, वो निरुत्तर थे, मतलब उनको सूझा नहीं कुछ। और जो बिस्मिल्लाह खां जी ने सुनाया मतलब रोंगटे खड़े कर, इतना अच्छा लग रहा था सुन के। राग तोड़ी में गाया था उन्होंने, शायद अहिर भैरव था, तोड़ी था और भैरवी था। 2-3 रागों में सुनाया राम, सिर्फ राम बोला था जी। और उसी में अल्लाह बोला था 3 रागों में। तो मतलब आज तक याद है कि कितना अच्छा लगा। ये तो हुआ था। उसके बाद भीमसेन जोशी जी से जो हम मिले थे वो तो बहुत ही शर्मिंदा हो गए थे हम। नाटकीय था बहुत कुछ वो प्रसंग। लेकिन आप बता सकती हैं। नाटकीय था, मेरी दोस्त की शादी थी और दिल्ली में उसकी मौसी का घर था, बहुत बड़ा घर था और दिल्ली में ही वो लड़के वाले थे। उनका दिल्ली आके शादी करो, तो हम लोग सहेलियां भी वहां पर गए थे। तो वो उसकी मौसी और मौसा जो थे वो दोनों आर्मी में डॉक्टर थे। तो वो भीमसेन जोशी जी के छोटे भाई से उस बेटी ने शादी करी थी, सरदार थी लेकिन महाराष्ट्र में उसने शादी करी। तो हम लोग जब गए तो कोने वाले कमरे में, कमरे के 20-20 दरवाजे से था, सारे वहां से दिखता था ड्राइंग रूम तक। तो वहां पर बैठ के हम लोग, वहां पर गाने वाले हम ही थे, मार बनना अन्ना बननी नहीं सब गला फाड़ के। मैं तो वहां पर नशेबाज थी ना पूरी गाती, प्रेमजीत थी। कोने में तानपुरा रखा था, मैं दूध खाया हुआ। हमने देखा तो हमने उससे फ्रेंड से पूछा हमने कि तानपुरा यहाँ पर बजाता है। तो कहते पता नहीं मौसी की कोई है कहते। तो हमने वो आई कमरे में चाय देने, हमने कहा कि ये तानपुरा यहाँ रखा कौन बजाता? तो कहती हमारे यहाँ जेठ बजाते हैं। तो हमने कहा कि जेठ बजाते हैं, क्या किसी सीखते हैं? तो कहते नहीं सीखते तो कभी देखा नहीं हमने, जब दिल्ली आते हैं तो इसी को बजाते हैं और गाते हैं। अच्छा ये भी नहीं पता कि क्या गाते हैं, रियाज करते कुछ नहीं, वो अध्यापी सरदार की कभी जब आते हैं तो ये बजाते हैं और गाते रहते हैं। तो हमने कहा ये अजीब बात है, न सीखते। हमने कहा कौन है? तो कहती वो ड्राइंग रूम में बैठे तो हैं, तो देखिए। अच्छा उनके यहाँ फोटो लगी हुई थी, उनको जो पद्मश्री या जो कुछ मिला होगा, तो मैंने सोचा ये आर्मी में है, शायद उनको इसलिए मिला होगा, इन्हीं की फोटो होगी, शक्ल मिलती जुलती थी ना। तो पता चला ये तो उनकी जेठ की फोटो लगी हुई थी वहाँ। तो कहती कि वो बैठे हैं वहाँ पर। हमने कहा क्या नाम है? तो बताया नाम, तो उसके बाद तो जो मेरी बोलती बस मुझे लगा हाय राम, काश मैं पहले पूछ लेती। अच्छा वो सब सुन रहे थे वहाँ बैठे हुए। फिर मुझे शादी के बाद शब्द गाना था। हमने कुकी से कहा, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मेरा मन करता मैं गड़ जाऊँ, जमीन फट जा। लेकिन उन्होंने फिर हमने शब्द गाया, बहुत बोला, फिर उन्होंने तारीफ करी थी कि अच्छा है रियाज रेगुलर रखो अपना ये करके। तो वो मुझे आज तक याद है कि कैसी मेरी वो हुई थी। ऐसे ही मिलते सकते हैं। अनूप जलोटा के साथ तो हमने बहुत सारे शोज किए। अनूप जलोटा जो है वो हम डुएट नहीं गाते थे। एक तो गाने को मिल गया था बड़ी मुश्किल में घर से, फिर जब डुएट गाए तो फिर तो बंदा ही न करवा दे इसी डर के गाने। तो डुएट अनूप जलोटा को कहा होगा डुएट के लिए, तो उसने कहा वो गाती नहीं है, सबने कहा। तो उसने क्या किया, वो टॉफी लेके घूम रहा था। कैलाश मंदिर में प्रोग्राम था शिवरात्रि का उसका। तो जैसे हम आए, हमारे साथ हमारे भाई से, तो सबने कहा कि अनूप जलोटा ढूंढ रहा है। हमने सब किससे तो अनूप आया। फिर उसने बड़े प्यार से बातचीत करी, भाई से करी हमसे। फिर हमको 2 चॉकलेट दिए। तो फिर सब अभिमान पिक्चर से भाई थे। तो ये वाला गाना कौन सा था पता नहीं, तेरे मेरे मिलन की कुछ कोई गाना था गाना। तो कहा बड़ी उससे तो फिर आता है आपको, हमने आता तो है। तो फिर उस दिन हमने डुएट गाया था। फिर तो उसके बाद 2-3 शोज हमने किए थे अनूप के साथ। झूठ बोले कौआ काटे बॉडी का भी गाया था। मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है इस तरह है हयात। तेरा गम है तो गमी दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो जाए। ये न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज। संगीत के साथ आपको पढ़ने और पुरानी फिल्में देखने का भी बहुत शौक रहा है, तो बहुत कुछ पढ़ने का और बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है मैंने। कहाँ से मैं सीतापुर मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मैंने 10,000 की किताबें आई थी। हमें वहाँ लाइब्रेरी में कहती कि आज तक किसी ने छुआ नहीं और आपने सब पढ़ डाली। वहाँ लाइट नहीं आती और पानी हम एक अवस्थी जी थे उनका रहते थे, कमरा मुझे मिल गया था तो कैंटीन वाला खाना मुझे दे जाता था। सुबह नाश्ता स्कूल में देता था और दोपहर में खाना देता था। रात को भी वो खाना देके जाता था और दूध देके जाता था। तो मैं वहीं रहती थी। तो मैं सारा दिन सारी किताबें लाके मैंने हरवंश राय बच्चन की जितनी भी वो थी उनकी सारी पढ़ डाली थी। वहां पर मैंने कुछ तो मैंने खरीदी भी थी बहुत सारी। मेरे पास अभी भी मैंने देखा सुबह अभी ऊपर गई थी तो राग दरबारी दिखी, रिश्तेदार उसकी को ढूंढ रहे थे, बहुत दिनों से नहीं मिली। नदी के दीप, कंजन नयन, उसका मानस का हंस है। उसके बाद एक बहुत पहले हम मिल्टन बून पढ़ते थे, डेनिस रॉबिन्स की बुक कम 30 साल में। उसके बाद फिर थोड़ा सा हैरोल्ड रॉबिन्स से आए, उसकी ड्रीम मर्चेंट और सब पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक फर्स्ट बक है लेडी, उसकी नॉवेल राइटर, उसकी एक बुक है द पवेलियन ऑफ विमेन। वो बहुत अच्छी किताब है, वो बहुत अच्छी नॉवेल है। उसको आप कहीं भी मिले पढ़ लीजिएगा। मतलब लेडी पढ़ी लिखी है, उसका हस्बैंड जो है वो उतना उसको नॉलेज नहीं है, वो फ्लावर गर्ल किया जाता है और ये करता। तो उसके ससुर ने जब बहू को देखा, उसने ससुर ने कहा पहले ही शादी के बाद कुछ दिन बाद कि मेरे बेटे को ये नहीं पता चले कि तुम्हारे पास उससे ज्यादा नाम है ना। मैं जानता हूँ लेकिन उसको नहीं एहसास होना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब खिलमिला था ना वो। तो बहुत अच्छी बुक है, आपको मिले कहीं तो पढ़िएगा। मेरे पास मैं ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी थी, आई थी मैं, फिर नहीं मिली थी, मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी। हाँ, आपने यशपाल जी का झूठा सच भी पढ़ा है? झूठा सच मेरे पास है, पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। आशापूर्णा देवी की मैंने पढ़ी हुई है, सब चुकाई है, और शिवानी है, शरद चंद्र है, अमृता प्रीतम है, और उसके बाद आपने दीवान भी पढ़ रखे हैं आपने, अपने नई गजलें और नई चीजें ढूंढने के लिए? सारे सुखन हमारे सारे सुखन हमारे। ध्यान यात्रा है, नासिर काज़मी की है, दीवाने गालिब है, अदम है, मजाज है, दाग है, मोमिन है, और जिक्र मोमिन करके है वो, मैत्री देवी को है, उसके बाद शकील है, उसके बाद बुल्ले शाह की काफिया मेरे पास है। ये शायद शौक मुझे बहुत से लगा, बुल्ले शाह की काफिया मेरे पास पंजाबी में है, 119 काफी। वो पेपर जो है वो 2 रुपए की किताब होगी उस वक्त, वो मैं
अपने गांव से उठा लाई थी, लुधियाना गई थी। हमारे हवेली में ऊपर जो कमरा है उसमें चारों भाइयों की 4 अलमारियां दादी ने बनवाई थी, और वो दवा का डेस्क होती ना, वो भी सबकी अलग अलग बनी हुई है, वो सब अभी वहाँ पर है। वहीं पर किताबें की अलमारियों पर सब, उसमें ये लोग पढ़ते होंगे। तो ये वहाँ पर मैंने ये देखी, तो मैं उठा लाई वहाँ से। और फिल्म में है, वारिस्ता का है। जी जी, फिल्में भी आपने काफी चुन चुन के देखी हैं और पसंद की हैं। फिल्मों का भी शौक रहा है आपको? फिल्मों का जो क्लासिक मूवीज, मतलब गर्भ हवा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। शुरू में मैं नहीं देखती थी, मैंने शुरू में हमने देखी थी हाई स्कूल के बाद, मुझे मालूम है, काबली वाला देखी थी, 2 आंखें 12 हाथ देखी थी, हम जागृति देखी थी, ये 2-3 पिक्चर देखी थी। उसके बाद आज मतलब आपके जो स्वभाव का हिस्सा है ना कि आप पढ़ेंगी, गाएंगी और जो भी देखेंगी तो क्लासिक ही में आप जाएंगी। नहीं, वो अच्छा लगता है, वो नहीं, वो जिनकी पसंद रिफाइंड होती है ना, तो वो वैसे ही चीजें ढूंढते हैं। हमारी फ्रेंड का भी वही है, हम लोग तीनों फ्रेंड्स का एक सा मिलता जुलता है। तो कोई अच्छी किताब पढ़ता है तो एक दूसरे को बता देता है। अच्छा, हम मोबाइल में उसमें नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ कितने हैं जो हमें बहुत पसंद है, जैसे फैज की है सभी कुछ है तेरा दिया हुआ। अच्छा, उसके बाद है अदम की है, आज से रूम में एक बर्फ की लहराई है, दिल की ऐसे रोने की सदा आई है। बहुत अच्छा, उसमें एक शेर बहुत अच्छा है, और तो दिल को नहीं है कोई तकलीफ मगर अदम, और तो दिल को नहीं है कोई तकलीफ अदम, हाँ जरा नब्ज़ किसी वक्त ठहर जाती है। बहुत अच्छे 2-4 गज़ल हैं जो हम लोग बहुत, एक उस भी है हाफिज जालंधरी की बहुत अच्छी गजल है। बहुत दिलचस्प और जिंदा दिल है आपकी कहानी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बरबस ये लाइनें याद आ गई आपकी कहानी सुनते सुनते। आपके हौसले और आपकी प्रतिभा को सलाम। ये सफर आपका यूं ही जारी रहे, यही शुभकामनाएं हैं। और मन के मौसम में आज आपने इतना समय दिया, आप शामिल हुई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार आपकी हूँ, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अंदर से मेरा जो मैं नहीं बोल पाई वो निकाल लिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझसे। नमस्कार। रोशनी के साथ क्यों